Okay, good morning all. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning. Okay, so today we will analyze the question paper of yesterday, है ना? Based on the chapter number 3, right? Yeah, 4, 3 matrices. Total were 20 questions. Each question was of 1 mark each. ठीक है? And the question paper was quite easy, right? काफी ठीक था. 1 घंटे में हो गया आप लोगों से. That means easy था. नहीं तो 20 क्वेश्चन आप 1 घंटे में आपने पिछला वाला नहीं कर पाए थे. आप 1 घंटे में 15 क्वेश्चन नहीं कर पाए थे पिछला वाला. इस बार 20 कर लो. ओके. If a matrix has, let us start. If a matrix has 18 elements, then the number of its possible orders. Very easy. अगर मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं, that means m into n की वैल्यू 18 हो गई, राइट? अब उसके पॉसिबल ऑर्डर्स अपने को पता करने हैं, तो अपन स्टार्ट करते हैं. 18 का क्या क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है. जैसे 18 का 1 इंटू 18 भी पॉसिबल है, राइट? सेकेंड 2 इंटू 9 भी पॉसिबल है इसका फैक्टराइजेशन. 3 इंटू 6 भी पॉसिबल है. आई एम नॉट सेइंग प्राइम फैक्टराइजेशन, आई एम सेइंग फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन में तो केवल प्राइम नंबर्स ही आते हैं, उसमें 9 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता. केवल सिंपल फैक्टराइजेशन कह रहा हूं मैं ना. 3 इंटू 6. नेक्स्ट फैक्टराइजेशन क्या पॉसिबल है? फैक्टराइजेशन ऐसा होना चाहिए कि दो ही फैक्टर्स हो, है ना. 3 और 6 दो ही फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट बताओ 6 इंटू 3. नेक्स्ट बोलो 9 इंटू, इसका रिवर्स कर दो अब इन तीनों का, है ना. और लास्ट 18 इंटू 1. तो इसके अलावा और कोई ऐसा पेयर पॉसिबल नहीं है जिसका प्रोडक्ट 18 होता हो. तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं? 6. ठीक है, इजी था. कोई डाउट इसमें? नो. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन देखो. सेकंड क्वेश्चन वाज नाइस क्वेश्चन. लेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 1 2. ए एक मैट्रिक्स से 4 एलिमेंट्स हैं, 0 1 1 2. ठीक है. एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स के ऊपर, जिसकी वैल्यू दे रखी है, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. इसकी डेफिनेशन है. तो आपको एफ ऑफ ए निकालना है. तो मुझे एक चीज बताओ, जैसे अपन फंक्शन अप्लाई करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, तो एफ ऑफ ए आपको निकालना है. ये आपको निकालना है, इसकी वैल्यू आपको चाहिए. तो एफ ऑफ ए जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 होगा. अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 है, तो एफ ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 होगा. होगा नहीं होगा? भाई यहाँ से एक्स मैं इनपुट में डालता हूँ तो आउटपुट मुझे कुछ ऐसा मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1. तो यहाँ से मैं ए डालूंगा तो कुछ आउटपुट ऐसा मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 1. अब ए स्क्वायर तो निकाल लेंगे, इसका स्क्वायर करना है. ठीक है, इसका स्क्वायर करना है, ए मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, फिर प्लस ए जोड़ देंगे. लेकिन माइनस 1 कैसे करेंगे? मैट्रिक्स में से किसी न्यूमेरिक नंबर को माइनस तो नहीं कर सकते. तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह एक मैट्रिक्स लिखनी है. क्या लिखनी है बेटा? 1 की जगह एक मैट्रिक्स लिखनी है. तो 1 कौन सी मैट्रिक्स को डिनोट करता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिनोट करता है. तो अगर मेरे पास है ए इज इक्वल टू 0 1 1 2, ये ए है मेरे पास. क्या करेंगे हम? ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब इस मैट्रिक्स का स्क्वायर, 0 1 1 2 का स्क्वायर. फिर इसमें यही मैट्रिक्स जोड़नी है मुझे, 0 1 1 2. और फिर माइनस क्या करना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0. ठीक है, समझ आया? अब तो क्या बस सॉल्यूशन करना है आपको. यहाँ पे कर देता हूँ मैं ना. स्क्वायर करना है सबसे पहले. मैं स्क्वायर ऊपर करके आ जाता हूँ. तो स्क्वायर हो जाएगा मेरा ए स्क्वायर. क्या होगा? 0 1 1 2 को 0 1 1 2 से ही मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आता है मल्टीप्लाई करना सबको. 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 0 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 0 0, 2 1 जा 2, और 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5. करेक्ट. अब इसको मैं यहाँ पुटअप कर देता हूँ एज इट इज इसके स्क्वायर में. 1 2 2 5. ऐसा तो नहीं है इसका स्क्वायर करना है तो हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दिया है.
ऐसा तो नहीं किया ना किसी ने, हर एक एलिमेंट का स्क्वायर नहीं होगा, मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने का जो प्रॉपर तरीका है वो फॉलो होगा। प्लस बाकी मैट्रिक्स 0 1 1 2 माइनस 1 0 0 1। अब तो आपको कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना है और घटाना है। तो 1 + 0 1, 1 - 1 0, 2 + 1 3, 3 - 0, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड या सम अप करना है जो भी है। 2 + 1 3, 3 - 0 3, 5 + 2 7, 7 - 1 6। आपको चेक करना है ऐसी मैट्रिक्स कहाँ दिख रही है, 0 3 3 6 दिख रही है कहीं? ऑप्शन नंबर बी 0 3 3 6। तो टोटल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था बट इजी था। ठीक है, हो गया था सभी से। 0 3 3 6, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कैलकुलेशन बेस्ड है। 2 into सम 2/2 मैट्रिक्स प्लस सम 2/2 मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू सम 2/2 मैट्रिक्स, और आपको वैल्यू ऑफ x + y चाहिए। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है ऊपर, इस मैट्रिक्स इक्वेशन की मदद से आप क्या निकालेंगे, x की एंड y की वैल्यू निकालेंगे। एक बार x एंड y की वैल्यू निकल जाएगी तो हम क्या कर देंगे, दोनों को x + y की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर। ठीक है, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, 2 एज इट इज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, है ना। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है हमको, 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × x 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और 2 × y - 3 क्या हो जाएगा, 2y - 6, प्लस इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स करते हैं 3 - 4 1 और 2 इक्वल टू लास्ट मैट्रिक्स ऐसे कैसे लिख देते हैं 7 6 15 14। ये मैट्रिक्स इक्वेशन के सेकंड पार्ट हो गया। अब मैट्रिक्स इक्वेशन आगे और जोड़ करो, सॉल्व करो। तो हमको क्या करना है, ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। सबसे पहले देखो एडिशन पॉसिबल है ना, 2/2 और 2/2 ऐड हो सकता है। एडिशन कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम हो। तो 2x + 3 10 + -4 यानी 10 - 4 6, 14 + 1 = 15, एंड 2y - 6 + 2, तो -6 + 2 क्या होगा, -4, 2y - 4 इक्वल टू, ये तो गया LHS, इक्वल टू RHS विल बी 7 6 15 एंड 14। तो आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए तो आप केवल x एंड y वाले एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो, और बाकी एलिमेंट्स देखो सेम आ ही चुके हैं। 6 से 6 सेम आ चुका है, 15 से 15 सेम आ चुका है। आप इसको इससे इक्वेट करो, तो यानी कि 2x + 3 की वैल्यू क्या हो गई 7, और लास्ट में इसको इससे इक्वेट करो, तो यानी कि 2y - 4 की वैल्यू क्या हो गई 14। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 - 3 4, 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 + 4 18, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/2 2, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/2 यानी कि 9। आपको x एंड y का सम चाहिए, x + y चाहिए, तो 2 + 9 = 11 आंसर। ठीक है, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ये केवल एनालिटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो अगर अपनी बेसिक्स क्लियर है, नॉलेज अच्छी है, तो सबसे पहले एनालिटिकल क्वेश्चन उठाने चाहिए, जिसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही, केवल देख के आंसर आप पता कर सकते हो। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हम लास्ट में भी उठा सकते हैं, ये वाली हमारी स्ट्रेटेजी हम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब बेसिक्स अच्छे हैं। अगर नॉलेज एंड बेसिक्स क्लियर है तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो फिर एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट है फिर कैलकुलेटिव से, अगर बेसिक्स स्ट्रांग नहीं है तो। क्योंकि आप सॉल्व करने में सोचोगे इसको सॉल्व करूं, तो एक तरीके से बेवकूफी करो। फॉर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वैसे, नहीं, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन ये होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर हो, ये डेफिनेशन है। अब पहला तरीका है कि हर एक का ट्रांसपोज करके देखो और देखो नेगेटिव के बराबर किसका आ रहा है, ये तो है ट्रेडिशनल तरीका। भाई इसका भी ट्रांसपोज करके देखो, इसका भी करके देखो, इसका भी करके देखो, इसका भी, ये तो है कैलकुलेटिव अप्रोच। चाहो तो ऐसे कर सकते हो, सही आंसर इससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है, आंसर तो आ ही जाएगा इससे भी,
बट दिस विल कंज्यूम मोर टाइम। अपने को टाइम सेव करना है, तो टाइम कंज्यूमिंग मेथड क्या होगा? शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? जीरो हैं। तो सारे डायगोनल एलिमेंट्स जिसमें जीरो नहीं है वो तो सबसे पहले ऑप्शन हटाओ, जैसे 0 0 1 ये नहीं है, इसको तो सबसे पहले हटाओ, ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। अब बच्चे तीन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं इसको, जिसमें जो जो कमी दिखाई दे उसको एलिमिनेट करते जाओ, जो लास्ट में ऑप्शन बचा वही राइट आंसर। ठीक है, अब क्या करना है, बाकी ऑप्शंस में से ऐसा एनालाइज करना है कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के नेगेटिव होने चाहिए, और इस तरीके से नेगेटिव होने चाहिए, जैसे ये इसका नेगेटिव है, ये वाला एलिमेंट इसका नेगेटिव है, लेकिन ये इसका नेगेटिव, ये भी क्रॉस हो गया। इधर चलते हैं, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव नहीं है, 2 और 2 एज इट इज हो गया, ये भी क्रॉस हो गया। सी देखते हैं, ये इसका नेगेटिव है, ये इसका नेगेटिव है, और ये इसका नेगेटिव, और डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब चाहे से आप इसका ट्रांसपोज करके देख लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू अ 2 by 2 मैट्रिक्स, ठीक है ना, A इज इक्वल्स टू Aij है, और Aij एक 2 by 2 मैट्रिक्स है, वेयर Aij, अच्छा अब एलिमेंट की डेफिनेशन दे रखी है। एलिमेंट की क्या डेफिनेशन दे रखी है कि Aij यानी हर एक एलिमेंट की वैल्यू जीरो कब होगी? जब I बराबर j होगा। I बराबर j होने का मतलब है कि आइडेंटिटी डायगोनल एलिमेंट। I बराबर j का मतलब क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स, एंड I नॉट इक्वल टू j का मतलब है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। दैट मींस डायगोनल एलिमेंट्स तो सारे जीरो हैं, डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हैं। तो देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, ये क्रॉस करो, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो, ये क्रॉस करो, आंसर या तो बी या सी में से। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो नहीं है, देखो इसको भी क्रॉस करो, वैसे ही टिक कर सकते हो कि आंसर सी है। तो एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व हो गया। और आगे क्या कह रहा है कि आई प्लस, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट को आपको वैल्यू निकालनी है तो आई नॉट इक्वल टू जे की वैल्यू है आई प्लस जे। तो आई प्लस जे का मतलब है उसकी पोजीशंस का सम। ठीक है, तो ये वाली पोजीशन को क्या कहते हो आप? A12, और ये वाली पोजीशन को क्या कहते हो? 2 1। तो 1 + 2 3, 2 + 1 3। समझ आया? पोजीशंस का सम करना है, कल को प्रोडक्ट भी करवा सकता है, जरूरी नहीं हमेशा सम करा है, कल को ऐसे भी कह सकता है 2i + j, जो भी वो करवाता है आपको पोजीशन के साथ वही फंक्शन अप्लाई कर देना है। और डायगोनल एलिमेंट्स वो जीरो कह रहा है, कल को ये भी कह सकता है डायगोनल एलिमेंट्स 3 करो, या ये डेफिनेशन ऊपर शिफ्ट कर सकता है कि जब i = j है तब i + j करो, और i नॉट इक्वल टू j में जीरो नीचे ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपको जैसी डेफिनेशन वो देता है वैसी मैट्रिक्स क्रिएट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस हैं, राइट? तो ए बी डैश माइनस बी ए डैश जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी? ऑप्शन नंबर 1 है स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन नंबर बी है नल मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर सी है सिमेट्रिक, एंड ऑप्शन नंबर डी है यूनिट मैट्रिक्स। चारों मैट्रिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अभी अभी हमने देखा था, जिसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर हो। नल मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज खुद के बराबर हो, जिसका ट्रांसपोज। और यूनिट मैट्रिक्स का मतलब जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो? 1 हो। ठीक है, क्लियर है? यूनिट मैट्रिक्स को अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत कर लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, यूनिट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 1 है। ठीक है, चलो, तो अब अपने को जो मैट्रिक्स गिवन है वो इन चारों में से कैसी मैट्रिक्स बनेगी वो पता करना है। तो देखो, नल मैट्रिक्स तो ये होगी या नहीं होगी, या यूनिट मैट्रिक्स ये होगी या नहीं होगी, ये तो उसके एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन से पता चलेगा कि एलिमेंट्स क्या है। भाई नल मैट्रिक्स कब होगी? जब सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो उसके एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। और यूनिट मैट्रिक्स क्या होगी? जब सारे के सारे एलिमेंट्स 1 है, तो भी उसके एलिमेंट्स की इंफॉर्मेशन है ही नहीं हमारे पास। तो जो ऑप्शन लग रहा है वो क्या लग रहा है? या तो स्क्यू सिमेट्रिक या फिर सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर होता है, सिमेट्रिक में उसका ट्रांसपोज खुद के बराबर होता है। तो कुल मिलाकर ट्रांसपोज तो करना ही पड़ेगा चेक करने के लिए कि नेगेटिव के बराबर हो रहा है या खुद के बराबर हो रहा है। तो एक बार, लेकिन फिर आंसर ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक। ठीक है ना? और क्वेश्चन नल मैट्रिक्स क्या है ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनो। क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नल मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, क्वेश्चन है कि ये वाली मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है। तो ये वाली मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कब होगी? जब ए और बी के एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी तभी तो होगी।
जब ए और बी के एलिमेंट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन होगी तभी तो पता लगाएंगे कि सारे एलिमेंट्स जीरो हैं या नहीं है। ठीक है, तो मैं इसका ट्रांसपोज करके देखता हूं एक बार। तो प्रॉपर्टीज आप सब जानते हो, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है क्या? कैसे पता चला? ए और बी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, इसका ट्रांसपोज पॉसिबल है, इसका प्रोडक्ट पॉसिबल है, दोनों का डिफरेंस भी पॉसिबल है। जब दोनों सेम ऑर्डर की तो कुछ भी पॉसिबल है। अब इसका ट्रांसपोज कर रहा हूं, देखो ध्यान से, इसका ट्रांसपोज मतलब होल डैश इक्वल टू, अब ये ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों में, तो ये हो जाएगा ए बी डैश का होल डैश माइनस बी ए डैश का होल डैश। अब क्या होगा? ए बी डैश का होल डैश क्या होता है याद करो, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कर रहे हो तो क्या हो जाता है? ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट तो हो जाता है बट प्रोडक्ट का ऑर्डर बदल जाता है। प्रोडक्ट का ऑर्डर बदल जाता है। एक आइडेंटिटी, एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए बी होल डैश इक्वल्स टू बी डैश इनटू ए डैश, ठीक है थी? मतलब आप डैश को दोनों में डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे बट क्या करोगे? इसका ऑर्डर बदल दो। तो इसका ऑर्डर बदलो, तो हम क्या कर देंगे? बी डैश का डैश करना है वो तो ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे, और ए डैश का डैश करना है वो ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे, उल्टा कर देंगे। डैश दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने, देखो बी के आगे डैश तो ऑलरेडी लगा हुआ है, एक डैश बाहर से मिला, ए के आगे कुछ नहीं लगा हुआ है तो एक डैश मिल गया, लेकिन क्या कर दिया मैंने? ऑर्डर को उल्टा फ्लिप कर दिया एक तरीके से। इधर ए डैश का डैश तो पहले आएगा और बी डैश बाद में आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? अब इसको सॉल्व करो। एक प्रॉपर्टी और सीखी थी फिर हमने इसी की बात, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो ओरिजिनल ए मैट्रिक्स मिल जाती है। तो बी डैश का डैश क्या हो जाएगा? बी इंटू ए डैश माइनस ए डैश का डैश क्या मिल जाएगा? ए इंटू बी डैश। आप चेक करो ये जो चीज है ऊपर वाली चीज से मैच कर रही है। अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस साइन को कॉमन ले लूं तो ए बी डैश पहले आ जाएगा माइनस बी ए डैश। चेक करो ऊपर वाली मैट्रिक्स सेम मिल गई, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, चेक करो ए बी डैश माइनस बी ए डैश सेम मिल गई, यानी कि इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर है, तो आंसर वुड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अगर पता हो तो ये ऐसे क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, करेक्ट भी आंसर टिक कर सकते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ ट्रू है ना, वो आएगा ना, भी क्वेश्चन है ऐसे, इसी पेपर में क्वेश्चन है, और कहीं क्यों जाते हैं? इसी पेपर में क्वेश्चन है, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को हम कह सकते हैं कि केस स्टडी है, या केस स्टडी नहीं कह सकते, कि केस स्टडी में एक सिचुएशन दी जाती है। यहाँ पे सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे हमको कुछ मैट्रिसेस के ऑर्डर्स गिवन है, और ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन एक क्वेश्चन पक्का है, 100% है, लिखवा लो। ऑर्डर बेस्ड का, ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का पक्का आएगा। डिफिकल्टी लेवल नहीं कह सकते कि ज्यादा डिफिकल्ट आएगा या इजी आएगा या मॉडरेट आएगा, वो नहीं कह सकते, बट एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये चीज पक्की है ना। चलो देखते हैं। एक तो जो अभी अपन ने क्वेश्चन किया है वो, उसको स्टार मार्क कर लो, और एक अब ये जो दो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको स्टार मार्क कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप बोर्ड से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के लिए हम कुछ इन्फॉर्मेशन रीड आउट करते हैं, ध्यान से देखना। अज्यूम, मान लो x y z w और p कितने मैट्रिक्सेस हो गए? 1 2 3 4 5, ये 5 मैट्रिक्सेस का ऑर्डर मान लो ये है, पहली का ये है, दूसरी का ये है, तीसरी का ये है, चौथी का ये है, और पांचवी का ये है। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? सेम ऑर्डर में, सेम रेस्पेक्ट, है ना। देन तो बताएं कि n k और p पे क्या रिस्ट्रिक्शन डाल दी जाए, मतलब क्या उस पर पाबंदियां लगा दें, जिससे कि मैट्रिक्स पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। यानी कि इस मैट्रिक्स को डिफाइन करना है, डिफाइन करना है, दैट मीन्स उनका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, उनका ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि पी इंटू वाई भी डिफाइंड हो और डब्ल्यू इंटू वाई भी डिफाइंड हो, और डिफाइन होने के बाद दोनों सेम ऑर्डर किया है ताकि उनका सम भी डिफाइंड हो। समझ में आई बात? सबसे पहले पी इंटू वाई डिफाइंड हो, मल्टीप्लीकेशन का हमको रूल लगाना है कि कैसा ऑर्डर होना चाहिए दोनों का, फिर डब्ल्यू इंटू वाई भी डिफाइंड हो,
और कुछ ऐसा हो कि दोनों का सम भी डिफाइंड हो, दोनों का जोड़ भी डिफाइंड हो। इस तरीके से आपको इस n की, k की और p की वैल्यू सोचनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ठीक है, तो देखो मेरे पास जो मैट्रिक्स है p इंटू वाई और w इंटू वाई, तो p कुछ मैट्रिक्स है, p कोई मैट्रिक्स है बेटा, इसका ऑर्डर क्या है चेक करो, इधर दिया हुआ है, p लास्ट में था तो p क्रॉस k, p बाई k, ठीक, इंटू w, ओ सॉरी y कोई मैट्रिक्स है, y का ऑर्डर बताओ, 3 इंटू k, प्लस प्लस w कोई मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, 4th नंबर पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, n बाई 3, इंटू नहीं बोलते बेटा इसको, इसको रीड भी ढंग से करो, या तो n क्रॉस 3 या n बाई 3, नॉट n इंटू 3, राइट, n क्रॉस 3 या n बाई 3, और लास्ट क्या है, अगेन y है, तो y सेकेंड वाला अगेन क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस k। ये ऑपरेशन डिफाइंड होना चाहिए, ये जो ऑपरेशन मैंने सामने लिख दिया, ये ऑपरेशन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। एक एक को पकड़ते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला प्रोडक्ट अगर डिफाइन करना है तो k की वैल्यू 3 चाहिए, k की वैल्यू 3 चाहिए तभी डिफाइन होगा। एक चीज मुझे वहां से मिली कि k की वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, नोट करता जा रहा हूं। अब k की वैल्यू 3 चाहिए तो आगे भी k है, आगे भी k है, तो k की वैल्यू 3 कर दो, मतलब इसको चलो मैं नीचे लिख देता हूं, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगी p बाई 3 की, भाई k की वैल्यू 3 आ गई ना, k की वैल्यू 3 आ गई, और वो मैट्रिक्स किसकी हो जाएगी, किस ऑर्डर की हो जाएगी, 3 बाई 3 की, 3 इंटू, और k की वैल्यू 3 है तो 3 बाई 3, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, प्लस अब अगर ये मैट्रिक्स डिफाइन करनी है तो 3 बराबर 3 होना चाहिए था, है ऑलरेडी, ऑलरेडी है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी है, लेकिन k की वैल्यू 3 आ चुकी है, यह चीज मुझे वहां से पता चल चुकी है, तो इसको मैं थोड़ा सा रीडिफाइन करके लिख देता हूं कि n बाई 3 को तो छेड़ो मत, लेकिन आगे मल्टीप्लाइड बाय सम मैट्रिक्स जो है वो 3 बाई k था, k की वैल्यू आज की तारीख में पता है मुझे क्या है, 3 बाई 3। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस मैट्रिक्स, इस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी, p बाई 3 की, p बाई 3 की मैट्रिक्स होगी, तो ये जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, p बाई 3, प्लस इसका आंसर क्या आएगा बोलना जरा, n बाई 3। अब प्रोडक्ट डिफाइंड हो गया ना, 3 3 मैच कर गया, यहाँ भी प्रोडक्ट डिफाइंड हो गया, 3 3 मैच कर गया, लेकिन जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, n बाई 3। अब इसका सम डिफाइंड होना चाहिए, तो सम डिफाइंड कब होता है, जब ऑर्डर एग्जैक्टली सेम हो, तो देखो 3 से 3 तो एग्जैक्टली सेम मिल रहा है, क्या सेम करना है आपको, p से n भी सेम करना है, यानी p की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए, तो सेकेंड रिस्ट्रिक्शन क्या मिली, p बराबर n, तो ये दो रिस्ट्रिक्शन है, अगर ये दो रिस्ट्रिक्शन फॉलो कर लें तो ये जो ऑपरेशन मैट्रिसेस का ऑपरेशन दिया हुआ है ये डिफाइंड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सम जो भी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें k की वैल्यू 3 हो और p और n दोनों बराबर हो, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है, k की वैल्यू तो 3 और p बराबर है, ठीक है ना। तो सीक्वेंस वाइज करें तो 2 या 3 स्टेप्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, और ऑर्डर पे इस तरह का क्वेश्चन आना मेरे हिसाब से तय है बोर्ड्स में, इस तरह का क्वेश्चन आना, इसका ऑर्डर क्या लिया जाए, एन की वैल्यू क्या ली जाए, पी क्या लिया जाए, आपकी एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी में भी ऐसा क्वेश्चन है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एनसीईआरटी के याद रखना मल्टीपल चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक अपन हर एक चीज के मल्टीपल चॉइस को अनइंपॉर्टेंट मानते थे, मेन क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट मानते थे, लेकिन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है तो अब एमसीक्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चन थोड़े से उससे कम इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनेगा, उधर तो बना बनाया मिल गया, ठीक है। ट्रू वाले नहीं आ सकते ना, कैसे आएंगे, तो स्टेटमेंट तो आपको देना ही नहीं है ना, आपको तो केवल एबीसीडी गोले भर के आने, तो वो वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन उनकी नॉलेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यू में बन के जरूर आएंगे, ठीक है ना, क्लियर। हाँ ऐसे आ सकते हैं ना, कौन सा स्टेटमेंट, भाई आपको थ्योरम पता होनी चाहिए, भाई किस चीज का प्रूफ कैसे करते हैं, उसके बीच का स्टेप्स भी पता होनी चाहिए, तो उससे क्या होगा। हाँ हाँ आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, बहुत सही है, एक सही है, दो सही है,
या फिर इसको प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कई बार कि एक चीज को प्रूव करने के लिए 2-3 स्टेटमेंट है, इनमें से कौन सा सफिशिएंट है, पहला सफिशिएंट है, शुरू के 2 सफिशिएंट है, या तीनों चाहिए, तीनों नेसेसरी। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते। ठीक है ना, करेंगे हम वो वाले क्वेश्चन भी, एक बार चैप्टर वाइज टेस्ट हो जाए वो वाले क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो आओ। हालांकि सैंपल पेपर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन कवर कर लेंगे वो क्वेश्चन। सैंपल पेपर में है नहीं ऐसे क्वेश्चन, है क्या? नहीं, इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में नहीं है ना। चलो देखो, हाँ, इफ n इक्वल्स टू p, अब वो क्या कह रहा है कि अगर n p के बराबर हो, अगर n p के बराबर हो तो 7x माइनस 5z की जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो x क्या है मेरे पास, x एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 2/n, 2/n। तो देखो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या ऑर्डर बदलता है कि किसी मैट्रिक्स का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स का ऑर्डर बदलता है क्या? नहीं। तो x का ऑर्डर क्या है 2 चेक करके बताओ, x का ऑर्डर है, x का ऑर्डर है 2/n, और z का ऑर्डर है, थर्ड नंबर पे चेक करो, 2/p, 2/n और 2/p। तो मैं इसको लिखता हूं 7 इंटू एक 2/n की मैट्रिक्स माइनस 5 इंटू एक 2/p की मैट्रिक्स, राइट? ऐसे लिख दिया मैंने, 2/n की मैट्रिक्स और 2/p की मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कर भी दूंगा तो भी ऑर्डर तो चेंज नहीं होगा। तो ये अगेन एक 2/n की मैट्रिक्स बनेगी भाई, 7 से मल्टीप्लाई करके और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद अगेन ये एक 2/n की ही मैट्रिक्स बनने वाली है, और वो अगेन एक 2/p की ही मैट्रिक्स बनने वाली। अब इनका डिफरेंस, एक तरीके से डिफरेंस कह दो या सम कह दो, कैसे भी कह दो, ये डिफाइन कब होगा, जब ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा। तो 2 से 2 एग्जैक्टली मैच कर रहा है तो n को p के बराबर करना पड़ेगा, n को p के बराबर करना पड़ेगा। तो जो नया आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगी, वो क्या किस ऑर्डर की बनेगी, 2 तो आएगा ही आएगा, नंबर ऑफ रोज तो 2 रहेंगे ही रहेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स आप n भी लिख सकते हो, ऑब्लिक p भी लिख सकते हो, क्योंकि n और p तो सेम है। तो आंसर में देखो, या तो 2/n ऑप्शन में होना चाहिए, या आंसर में 2/p ऑप्शन में होना चाहिए, और अगर बाय द वे दोनों ऑप्शन में है तो एक ऑप्शन और दिखेगा बोथ, एक ऑप्शन और दिखेगा बोथ। अगर ये दोनों ऑप्शन में हैं तो फिर आपको बोथ को टिक करके आना है। जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना है कि 2/n ऑप्शन में मिल गया और ऑप्शन नंबर ए टिक करके आ गए, ऐसी गलती नहीं करना है। हो सकता है कि ऑप्शन नंबर सी 2/p भी रखा हुआ और ऑप्शन नंबर डी बोथ रखा हुआ। सारे ऑप्शंस जरूर रीड आउट करने हैं, नहीं तो सारा करे कराए पे पानी फिर जाए। समझ में आया तनिषा? ऐसा नहीं कि 2/n पहला ऑप्शन दिख गया तो टिक करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन नहीं है आपके पास, एक बार गोला भर दिया मतलब भर दिया, उसको अनडिलीट करने का, अंडू करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास? अगर फिफ्थ ऑप्शन में आपने क्या कर दिया, हाँ 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 हाँ, ऐसा है। चलो, मेरी नॉलेज में नहीं है ये चीज, क्योंकि ऐसा पहले कभी आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। जितने भी OMR बेस्ड, MCQ बेस्ड आज तक जितने भी टेस्ट हुए ना, जितने भी हुए हैं, सब में ऐसा ही होता है कि एक बार गोला भर दिया वही करेक्ट आंसर है। फिर अगर आप 2 गोले भर देते हो, 2 गोले अगर आप भर देते हो, जो पुराना पैटर्न है वो ये कहता है कि अगर आप 2 गोले भर देते हो तो उन 2 गोलों में से अगर कोई सही भी है तो भी वो तो रॉन्ग मार्क ही हो। ठीक है, अच्छा, कई बच्चे कहते हैं कि सर हम पेंसिल से मार्क कर देंगे फिर बाद में हटा देंगे, तो वो स्कैन नहीं करेगी, याद रखना, क्योंकि हल्का सा निशान तो रह जाएगा कितना भी आप कैसे भी मार्क करो, और उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। पहले आप पेंसिल से मार्क करोगे, फिर आप सबको पेन से गोले भरोगे, तो आपका भी टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, समझ रहे हो? अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है जो आप कह रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश ये करना कि एक बार में सही आंसर टिक मार्क कर। तो उसके लिए क्या जरूरी है, सारे ऑप्शंस को एक बार रीड आउट कर। ठीक है ना? एलिमिनेशन मेथड होता है, क्या होता है, जैसे 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, आप सही ऑप्शन मत ढूंढो, आप इन 4 में से 3 को गलत साबित करो। क्या कहा मैंने? आप 4 में से सही ऑप्शन मत ढूंढो, आप 4 में से बाकी 3 को गलत साबित करो। भाई ए तू आंसर क्यों नहीं हो सकता, बी तू क्यों आंसर क्यों नहीं हो सकता,
C2 क्यों आंसर क्यों नहीं हो सकता, तो बच गया वो ऑटोमेटिकली सही है। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ टिकिंग द एमसीक्यू स्पेस क्वेश्चन पेपर। उसके लिए चारों को पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पे तो हमारे पास एक ही ऑप्शन था 2/n या 2/p के में से, बोलो कौन सा है ऑप्शन। 2/n मेरे पास ऑप्शन में है, 2/p तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। If A is a matrix of order m by n and B is a matrix of such that AB dash and B dash A are both defined, then the order of the matrix B would be। अगला एक क्वेश्चन अगेन किस पे बेस्ड है, ऑर्डर पे बेस्ड है। A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m by n है, स्टैंडर्ड ऑर्डर दिया है इन्होंने m by n। B एक ऐसा मैट्रिक्स है, B का ऑर्डर पूछा है इन्होंने आपसे, लेकिन B एक ऐसा मैट्रिक्स है ताकि AB डैश और B डैश A दोनों डिफाइंड हैं, दोनों डिफाइंड हैं। तो B का ऑर्डर आपको पता नहीं है ना, एक बार के लिए आप करो एक काम, B का ऑर्डर एक बार के लिए आप x बाई y मान लो, और फिर ये जो भी चीज कह रहा है इसको डिफाइंड करके देखते हैं और वहां से x और y की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं। तो देखो अभी तक हमारे पास A का ऑर्डर फिक्स है, क्या है, क्या है A का ऑर्डर m बाई n, और B का ऑर्डर मैं क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं क्या है x बाई। अब ए बी डैश और बी डैश है दोनों को डिफाइन करना है, तो पहले तो बी डैश बताओ और ए डैश बताओ। यहां से ए डैश बताओ, ए डैश जो मैट्रिक्स बनेगी वो n बाई m मैट्रिक्स की ऑर्डर की बनेगी, और बी डैश जो मैट्रिक्स बनेगी वो y बाई x ऑर्डर की। अब क्या कह रहा है वो, ए बी डैश डिफाइंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, a इंटू बी डैश डिफाइन होना चाहिए, ए बी डैश डिफाइन होना चाहिए। तो देखो ए जो ऑर्डर है वो है m बाई n, और बी डैश जो ऑर्डर है वो क्या है y बाई x। अगर इसको डिफाइन होना है तो n की वैल्यू y होनी चाहिए, या यूं कहूं y की वैल्यू n। आपको x एंड y की वैल्यू चाहिए ना, तो y की वैल्यू तो आ गई क्या n। अब दूसरा क्या डिफाइन करना है उसको, b डैश a भी डिफाइन करना है, तो b डैश a चेक कर लेता हूं मैं। b डैश जो मैट्रिक्स है वो y बाई x ऑर्डर की है, यस और नो, और a जो मैट्रिक्स है वो m बाई n ऑर्डर की, गिवन ही था। अगर इस प्रोडक्ट को डिफाइन होना है तो x की वैल्यू क्या आ जाती है m, तो x बाई y माना था आपने, x की वैल्यू क्या आ गई m, और y की वैल्यू क्या आ गई n। तो यानी कि b जो मैट्रिक्स रहेगी वो x बाई y ऑर्डर की रहेगी, दैट मींस m बाई n ऑर्डर की रहेगी, यानी a और b दोनों सेम ऑर्डर की रहेगी, ठीक है, क्लियर है। यानी कि आंसर क्या है m बाई n, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, अगर आप x बाई वाई नहीं मानते हो तो दूसरा तरीका ये है कि चारों ऑर्डर रख के देख लो, बी मैट्रिक्स के चारों ऑर्डर आप पुटअप करके देख लो कि ये चीज और ये चीज दोनों में दोनों चीज डिफाइन कब होती है, कौन से ऑर्डर से डिफाइन होती है। लेकिन अगर आप चारों चीज रख के देखोगे तो क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और लक पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला ऑप्शन रख के देखा और वही सही हो गया, तो आपकी बल्ले बल्ले कि एक बार में सही हो गया, लेकिन मान लो पहले से नहीं हुआ, दूसरे से नहीं हुआ, तीसरे चौथा वाला करेक्ट आंसर था, तो आपका टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो, ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन वाज ए स्लाइटली डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, मतलब डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट लेवल का कह सकता हूँ, इजी तो नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10th है a इज इक्वल्स टू 1 a 0 1, तो a की पावर n जो मैट्रिक्स बनेगी उसका आंसर क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब n एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, n की वैल्यू मुझे पता नहीं है, तो मैं n को क्या मानूंगा, इनफाइनाइट नेचुरल नंबर। तो a की पावर n का मतलब क्या हो गया, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू इनफाइनाइट चले जाओ, तो क्या मैं इनफाइनाइट मल्टीप्लाई करके आंसर लाऊंगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम कुछ यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करेंगे, देखो देखो क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से मैं लिख देता हूं। a की वैल्यू है 1a 0 1, राइट। और आपसे किसकी वैल्यू पूछिए बेटा, ये वैल्यू पूछिए,
आप कहते कि यार ए स्क्वायर पूछ लेता, आप कहते कि यार ए स्क्वायर पूछ लेता, क्या जाता तेरा, ए इंटू ए करके मैं आंसर ले आता। ए क्यूब पूछ लेता, अरे ए टू द पावर 4 ही पूछ लेता। ए टू द पावर 4 में भी क्या करता, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, दो बार ही प्रोडक्ट करना पड़ता है। एक बार पहले ए स्क्वायर लिया था मैं ए इंटू ए से, फिर जो ए स्क्वायर की वैल्यू आई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर कर देता, तो ए टू द पावर 4 आ जाती। लेकिन पूछा क्या है आपसे, क्या पूछा है, ए टू द पावर एन, यानी कि एन टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करो, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप तो यही वैल्यू निकालो जो आप सोच रहे हो ना। आपको क्या है, पैटर्न आजमाना है। तो आप एक बार ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए टू द पावर 4 की वैल्यूज निकालो। क्या कहा मैंने, ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए टू द पावर 4 की वैल्यूज निकालो। चलो स्टार्ट करता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 1 ए 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ए 0 1। करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1, ए इंटू 0 0, तो 1 ही आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 इंटू ए और ए इंटू 1 ए, भाई 1 इंटू 2 ए, 1 इंटू ए और ए इंटू 1 ए, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू 0 भी 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 1 1। ये क्या आया बेटा, ये क्या आया, ए स्क्वायर। उधर लिख देता हूं एक बार के लिए, क्या आया ये, ए स्क्वायर। 1 ए 0 नहीं सॉरी 1 2a 0 1। एक बार ए क्यूब निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूं, ए क्यूब। तो ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए करेंगे, बोलो बच्चों। ए क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर आया था अभी अभी 1 2a 0 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, तो हमारे पास वैल्यू है इसी ना की, तो 1 a 0 1। करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 और 2a इंटू 0 0, तो 1 ही आएगा। 1 इंटू ए 2a इंटू 1 2a, तो a प्लस 2a 3a। 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0 और 0 इंटू ए 0, 1 इंटू 1 1। आपने पैटर्न शायद अभी तक इसी दो स्टेप्स में ही शायद पैटर्न आपने पहचान लिया होगा। देखो जी, तीन एलिमेंट्स तो हमेशा ही सेम आ रहे हैं, 1 0 1, ये एक तरीके से ए की पावर 1 है, ये एक तरीके से ए की पावर 1 है। तो ए की पावर 1 में भी 1 0 1 सेम है, ए की पावर 2 ए स्क्वायर में भी 1 0 1 सेम है, ए क्यूब में भी 1 0 1 सेम है, तो ए की पावर n में भी। और अगर नहीं अभी भी डाउट हो तो ए टू द पावर 4 भी निकाल के देख सकते हो, पर मेरे को यहीं से पकड़ आ गई कि अब मैं ज्यादा नहीं निकाल रहा हूं, यहीं से मैंने एनालाइज कर लिया, तो मैं ए की पावर 4 नहीं निकाल रहा हूं, सीधे ए की पावर n निकालोगे आप। देखो तीन एलिमेंट्स तो हमेशा ही सेम आ रहे हैं, 1 0 1 आ रहे हैं, केवल एक एलिमेंट ही अलग हो रहा है। तो ध्यान से देखो, ए की पावर 1 में सेकेंड एलिमेंट ए है, ए स्क्वायर में सेकेंड एलिमेंट 2a है, ए क्यूब में सेकेंड एलिमेंट, तो ए की पावर n में सेकेंड एलिमेंट n है, 4a कहां से हुआ भाई, ये 1 इंटू ए 2 इंटू ए 2a 3 इंटू ए 3a, तो n इंटू ए एन। पैटर्न पहचानना है, केवल 2 या 3 प्रोडक्ट्स निकाल के पैटर्न पहचानना है, यही तरीका है। आप a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने नहीं जा सकते हो, नहीं जा सकते हो ना, ए स्क्वायर ए क्यूब, और फिर भी अगर डाउट हो तो ए टू द पावर 4 और निकाल लो, उसमें 4a आता, वो उसमें क्या आता है, ये एलिमेंट 4a आता, तो ए टू द पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n। आप पहचानो ये ऑप्शन कहाँ है, 1 na 0 1, पहला ही 1 na 0 1। तो दिस वाज ए calculative as well as analytical question, so this makes this question very very important। analytical भी है, एनालाइज भी करना पड़ा, कैलकुलेशन भी है, तो इसलिए इसको मॉडरेट टेबल पे डाला है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम इस क्वेश्चन को देना पड़ेगा, ऐसे टिक मार्क नहीं कर सकते। ठीक है, कोई डाउट, टिक किया था ये जब एग्जाम किया था, पहला ही आंसर टिक किया था, नहीं किया था राजा, नहीं किया था, तुक्के में टिक कर दिया हो, क्या पता तुक्के में किया था या सॉल्व करके किया था, सॉल्व करके किया था इसी तरीके से। ठीक है, चलो तो टाइम कितना बाकी है अभी,
अच्छा, तो आपने क्या कर दिया, पूरे मैट्रिक्स के पावर 4 कर दी, तो यानी कि 1 की पावर 4, 1 की पावर, सबकी पावर 4 कर दी। जबकि जबकि ऐसा होता नहीं है ना, अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ी ना कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं। स्केलर से होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से होता है, या सम में होता है, सम में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होते। तो देखो 1 1 1 1 1 1 1 1 1, अगर ए एक ऐसी मैट्रिक्स है तो ए टू द पावर 4 आपको चाहिए। पहला तरीका सुनो, जो ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि ए टू द पावर 4 निकालने के लिए आप ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करो, और ए स्क्वायर निकालने के लिए आप ए इंटू ए करो। ठीक है, पहला तरीका तो यही कहता है कि 2 बार तो आपको प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा, यानी 1 1 1 1 1 1, ये यूनिट मैट्रिक्स हो गई 3x3 की। अगेन एक और यूनिट मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, फिर उसके मल्टीप्लाई को भी उसके मल्टीप्लाई से फिर से करो। तो ये तरीका सही है बिल्कुल, 100%। मैं नहीं कह रहा हूं बिल्कुल गलत है, सही है, बट इट विल टेक टाइम। टाइम लेगा, ये लेगा नहीं लेगा। अब आप क्या करो कि टाइम नहीं, थोड़े से जल्दी कर लें, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। उस क्वेश्चन, वो क्वेश्चन अगर आपको याद रह जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से कर सकते हो। मैट्रिसेस मिसलेनियस में था शायद वो क्वेश्चन, सॉल्व किया होगा आपने मिसलेनियस, तो याद होगा आपको। देखो बेटा, अगर ए एक 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स है तो अगर ए 3x3 की एक यूनिट मैट्रिक्स है तो ए की पावर n की वैल्यू ये होती है। यहां पे इसने प्रूव करवाया था, क्या करवाया था, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है कि कोई भी चीज प्रूव कर लो तो उसको एज ए रिजल्ट फ्यूचर के लिए याद कर लिया करो कि ऐसा होता है। तो a की पावर n की वैल्यू क्या हो जाती है, 3 टू द पावर n-1 सारे एलिमेंट। अगर आपको इतना याद रह जाता, आपको क्या चाहिए बेटा, a की पावर 4, तो सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 की पावर n-1, यानी कि 4-1, 4-1 यानी कि 3 का क्यूब, यानी सारे एलिमेंट्स 27 हो जाएंगे। आप चाहे ऐसे करके देख लो, मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स 27 ही निकलने हैं। अब आपने किया था, बट सॉल्व करके किया था, राइट। आपने ए स्क्वायर और ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके किया था, आंसर तो आप ले आए, बट टाइम सेव करना भी हमारा ही काम है, कोई और आपका टाइम सेव नहीं करेगा। क्योंकि टाइम सेव नहीं किया तो पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, मतलब लास्ट में फिर तुक्के मार के आओगे। पूरा अच्छे से पेपर अटेम्प्ट तब कर पाओगे जब आप कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा स्मार्ट चलेंगे। याद रखना बेटा, फिर से कह रहा हूं, जब भी आप कोई भी प्रूफ पढ़ो तो उस प्रूफ को आपको समझना तो है कि कैसे उसको प्रूव किया है। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव किया था करने में, तो लेकिन अब आपको उसको याद रखना है आगे के लिए कि अगर ए एक यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 की, अगर ए एक यूनिट मैट्रिक्स है 3x3 की, तो ए की पावर कुछ भी लगा दो, उसका आंसर इस तरीके से आएगा कि 3 की पावर n-1 हो। लेकिन कब, जब ए है 3x3 की यूनिट मैट्रिक्स, तो फिर कुछ और होगा, फिर ये नहीं होगा, फिर कुछ और होगा। हो सकता है कि फिर 4 की पावर n-1 बने, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमने प्रूव नहीं करके देखा अभी तक। हो भी सकता है, या तो प्रूव करके देख लो, अगर आपको ऐसा रिजल्ट भी याद करना है आगे के लिए तो फिर प्रूव करके देख लो एक बार। क्लियर है, 2/2 की हो तो हो सकता है कि 2 की पावर n-1 आए। देखो, अब आपको अगर 4/4 या 2/2 का देता है तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि फिर उसमें तो करके देखना पड़ेगा, उसमें तो करके देखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा प्रूव तो आपने एनसीईआरटी में भी नहीं किया, नहीं किया ना। तो 2 ऑप्शन है, या तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है करके देख लो। अब अगर आप वहां करने से बचना चाहते हो तो अभी घर पे करके देख लो, आज ही करके देख लेना। ए को एक 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स मानना, और फिर आप ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए टू द पावर 4, 2-3 चीजें निकाल के देखना कि 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1 जैसे एलिमेंट्स बनते हैं या नहीं बनते। ठीक है, फिर ए को एक 4/4 की यूनिट मैट्रिक्स मान के देखना, और फिर वापस आप ए टू द पावर, ए का स्क्वायर, ए का क्यूब, 2-3
करके देखना कि a की पावर जो स्क्वायर है वो 4 टू द पावर 2 - 1 बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, तो अगर आप अभी घर पे करके देख लोगे और बाय द वे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो बस फिर आपके लिए तो मुश्किल से 10 सेकंड का क्वेश्चन, अगर आप घर पे करके गए हो, नहीं तो फिर करते रहो एग्जाम में मल्टीप्लाई। ठीक है ना, क्लियर है? तो याद रखना, अब जैसे ये है, अब इसको याद नहीं कर सकता मैं क्योंकि यार इसमें तो कुछ भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे तो कितनी चीजें याद रखेंगे, समझ रहे हो? इसमें 3 - 4 1 - 1 कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स थोड़ी ना है, कुछ स्पेसिफाइड एलिमेंट्स तो नहीं, इसमें कुछ भी रख दिया, तो कुछ भी तो रखते ही जाओ और अलग अलग कितने चीजें मैं याद करूंगा। उसको याद कर सकते हो क्योंकि उसमें यूनिट मैट्रिक्स है 1 1 1 1 1 सारे एलिमेंट्स 1 1 1 1। ठीक है, समझ में एक बात? इसको याद नहीं कर सकते लेकिन इसको जरूर याद कर सकते हो। ठीक है, तो इस हिसाब से अब उसका आंसर दे ही सकते हो, आप शायद दे सकते हो। तो a की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स इसमें कैसे दिखाई देंगे, 3 की पावर 4 - 1 यानी 3 का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन जरा सा याद आ जाता तो 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये, मतलब आंसर था, और अगर नहीं भी याद आया तो भी आप सॉल्व करके तो कर ही सकते हो, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द मैट्रिक्स ए बी इज इक्वल्स टू 0, नहीं है बेटा, ये ओ है, क्या है ये, ओ का मतलब नल मैट्रिक्स। ठीक है, देन पहला ऑप्शन कहता है कि अगर ए और बी का प्रोडक्ट 0, फिर से मैं 0 कह रहा हूं, ओ है मतलब नल मैट्रिक्स है, तो पहला ऑप्शन ये कहता है कि या तो ए को नल मैट्रिक्स होना जरूरी है या बी को नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। ऐसा सिखाया क्या मैंने कि अगर दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स है तो ए और बी में से एक जना नल मैट्रिक्स होना जरूरी है? नहीं कहा है ना, हमने सीखा था, शायद नोट डाल के लिखा था कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन नल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी नल मैट्रिक्स आ सकता है, नॉन जीरो मैट्रिक्स का। सीखा था नहीं जीता, सीखा था कि ये भी नल मैट्रिक्स ना हो और ये भी नल मैट्रिक्स ना हो और फिर भी इनका प्रोडक्ट क्या आ सकता है, एक नल मैट्रिक्स आ सकता है, आ सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन तो कुछ अलग ही बात कह रहा है दोनों ही नल मैट्रिक्स हो। जब मैंने क्या कहा, दोनों में से एक नल मैट्रिक्स, तो इस बात की ही गारंटी नहीं है, तो फिर दोनों की क्या गारंटी मिलेगी, ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन इज द राइट आंसर, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई भी नल मैट्रिक्स हो, यानी कि दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्सेस हो तो भी प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स ला सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सही है। अब ये तो एक तरीके से एक नोट डाला था हमने कहीं ना कहीं, जब अपने नोट्स लिखे थे उस नोट को उठा के क्वेश्चन बन गया, बन गया ना। वो नोट डाला था हमने, प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्सेस कैन बी ए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स डाला था। तो यहाँ पे दोनों नॉन जीरो मैट्रिक्स चाहिए, तो इसको भी नॉन जीरो बनाना है, इसको भी नॉन जीरो बनाना है, तो क्या लिख दिया हमने, इट इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है, हो सकता है कि एक आध इसमें से नल मैट्रिक्स ले लो, आपकी मर्जी है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं भी लोगे तो भी आप ए बी प्रोडक्ट ए बी को नल मैट्रिक्स बना सकते। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखना जरा। इफ a इज इक्वल्स टू एक्स वाई जेड, b इज इक्वल्स टू कुछ एलिमेंट्स है उसमें a h g h b f g f c, c एक मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट्स है अल्फा बीटा गामा और उसका करना है मुझे ट्रांसपोज। ठीक है, देन द मैट्रिक्स ए बी सी इज, तो मैट्रिक्स a इंटू बी इंटू सी, अरे इधर आओ भाई, कौन सी क्लास, 11th। अच्छा, तो या तो इस रूम में बैठ जाओ या बाहर वेट करो, आवाज मत करो यहाँ पे। देन द मैट्रिक्स a इंटू बी इंटू सी इज, कौन सी मैट्रिक्स होगी, पहली चीज तो डिफाइंड ही नहीं है, दूसरी चीज डिफाइंड है और इस तरह की मैट्रिक्स बनेगी। तो देखो मुझे बताओ, क्या मुझे अंदर वाले एलिमेंट से मतलब है क्या, ये केवल और केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए कि आपका ध्यान इस ओर जाए। कई बार क्वेश्चन ऐसा देगा कि आपका ध्यान उधर जाएगा, क्या करूं अल्फा बीटा गामा, क्या करूं ए एच ये क्या है। आप देखो कई बच्चे ये भी देखने लग जाते हैं, अरे ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, अरे ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब कुछ भी चीजें सोचने लग जाते हैं। तो ये केवल आपको उन्होंने डाइवर्ट करने के लिए कहा है। आपका क्वेश्चन ऑर्डर का है, आपका क्वेश्चन किसका है, ऑर्डर का। ऑर्डर के क्वेश्चन में हम अंदर के मैट्रिक्स, अंदर के एलिमेंट्स को देखते ही नहीं है। अभी तक जितने भी ऑर्डर के क्वेश्चन किए, कि अंदर के एलिमेंट्स को देखा हमने नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं एक ऑर्डर का क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं कि ए जो है एक 1/3 की मैट्रिक्स है या नहीं है, बी जो है एक 3/3 की मैट्रिक्स है, और सी जो है वो अभी तो 1/3 की दिख रही है लेकिन इसका ट्रांसपोज भी करना है, तो एक 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी सी।
यस और नो? सी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, सी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये मैट्रिक्स अभी 1/3 की है, तो इसका ट्रांसपोज 3/1 की मैट्रिक्स बनेगी। समझ में आई बात? नहीं, सी को क्यों ट्रांसपोज कर रहे हो? मुझे एक चीज बताओ आप, मैंने आपको कहा x की वैल्यू 2 इंटू वाई है, तो 2 को x से क्यों मल्टीप्लाई करोगे? y से करोगे ना यार। x की वैल्यू 2 इंटू वाई है, y जो भी है उसको 2 से गुणा करके x आता है। c जो भी है एक मैट्रिक्स है 1/3 की, 1/3 की, उसका ट्रांसपोज करके c आता है, उसका ट्रांसपोज करके c आता है, तो उसका ट्रांसपोज करो। 1/3 का ट्रांसपोज करोगे तो 3/1 बनेगा, यानी c एक ऐसी मैट्रिक्स बन गई जो 3/1 ऑर्डर की है। ठीक है, तो मैं सीधे ही लिख देता हूं c इज इक्वल्स टू 3/1। अब आपको ए बी सी जो मैट्रिक्स बनेगी, पहली बात तो चेक करनी है कि डिफाइंड होगी भी या नहीं होगी, और होगी तो किस ऑर्डर की बनेगी। क्या करना है आपको? ए बी सी, ए बी सी। ए क्या है? 1/3, बी क्या है? 3/3, और सी क्या है? सी क्या है? 3/3। चलो आप देखो, सबसे पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 3 से 3 मैच हो गया, डिफाइन है, और आंसर क्या आएगा? 1/3। 1/3 मतलब इस तरह की मैट्रिक्स है, 1/3, और आगे क्या है? 3/1। अब आप देखो अगेन 3 से 3 मैच कर गया, और आंसर क्या आ जाएगा? 1/1 की एक मैट्रिक्स आ जाएगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करोगे? 1/1 मैट्रिक्स सी। हाँ, अगर किसी ने इस टी को नहीं देखा तो आंसर क्या टिक करके आएगा? वो नॉट डिफाइंड। और देखो पहला ऑप्शन ही रखा है नॉट डिफाइंड, कि जल्दी से टिक करे और गलत करे। अगर इस टी को नहीं देखा तो आप यहां पे 1/3 लिख के आते। क्या लिख के आते? और ये 3 से 1 मैच नहीं करता, आप कर देते नॉट डिफाइंड। बट टी को देखना है, उससे वो 3/1 की बनी और वो डिफाइंड हो गया, आंसर आ गया 1। तो क्या है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हो गया आज का टाइम। चलो तो फिर, चलो ठीक है, तो फिर बाकी क्वेश्चंस कल ही देखते हैं ना। थैंक यू so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.